इसकी आप लोग रेगुलर क्लास करिएगा, इसको समझिएगा, जो दिक्कत होगी उसको पूछिएगा। ये पेपर अगर आप अच्छी तरह से समझ जाएँगे, तो आपको जो है एपीओ के एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर मिलेंगे, जुडिशरी में मिलेंगे, और जिन लोग को एआईबी 21 का एग्ज़ाम देना है, वो भी क्रैक करेंगे अच्छे नंबर से। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ये जानिएगा कि जो हम लोग आज से पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, इस पेपर का सही नाम क्या है? इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? तो बहुत से लोग बोलते हैं इसको जो है भारतीय संविधान, बहुत से लोग बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों गलत नाम हैं। आपको इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बोलना है, और ना आपको इसको जो है भारतीय भारतीय संविधान बोलना है। इसका सही नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हिंदी में आप कहोगे भारत का संविधान। क्वेश्चन ये उठता है कि ये कैसे मालूम कि यही सही नाम है? इसका आंसर आपको मिलेगा आर्टिकल 393 में, 393 में। आर्टिकल 393 में कहा गया इस एक्ट का नाम होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहले तो शुरुआत में ध्यान रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन बदलिए। अगर अभी तक आप इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते थे, आज के बाद बोलना बंद। आप इसको अगर भारतीय संविधान बोलते थे, इसको बोलना बंद। अब बोलोगे आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और भारत का संविधान। दूसरी चीज़, जो संविधान शब्द है, ये इसका मीनिंग क्या होती है? इसको हम लोग किस नाम से, इसको हम लोग क्या अर्थ इसका समझे, इसकी मीनिंग क्या है? तो देखो, जो संविधान शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है। जो संविधान है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम प्लस विधान। सम मतलब समानता, विधान मतलब कानून। यानी कि भारत में रहने वाले जितने लोग हैं, सभी के लिए समान कानून, सभी के लिए समान कानून। इस कानून में न कोई बड़ा, न कोई छोटा, न कोई ऊंच, न कोई नीच, न कोई गरीब, न कोई अमीर, न कोई स्त्री, न कोई पुरुष, कुछ भी, कोई भी भेदभाव नहीं। सभी लोग को बोला गया है कि सभी लोग भारत के नागरिक हैं, और सर जितने राइट्स आपको मिले उतने राइट्स हमें मिले, उतने राइट तीसरे व्यक्ति को मिले हैं। ऐसा नहीं किसी को ज़्यादा किसी को कम, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए बराबर बराबर विधान। तो इसीलिए इसका नाम है संविधान। सम मतलब बराबर, विधान मतलब कानून। जब तक हम लोग का संविधान नहीं बना था 1950 के पहले, तो हम लोग जिस भी शासन में रहते थे, अगर एंशियन हिस्ट्री को उठा के देखिए आप लोग, प्राचीन भारत को, तो हम लोग के ऊपर जो शासन करने वाले लोग थे, मौर्य काल के लोग थे, गुप्त काल के लोग थे, शुंग, सातवाहन, तरह तरह के शासन हमारे ऊपर लोगों ने किया। जब हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में आते हैं, तो हमारे ऊपर दिल्ली सल्तनत के तुर्क का शासन था, और जो मुगल सम्राट थे उनका शासन था। फिर इसके बाद हम लोग क्या नाम है, ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम हो गए। तो जितने भी पीरियड्स था, आप एंशियंट हिस्ट्री से लेके और मूवमेंट तक, जब तक हम लोग को स्वतंत्रता नहीं मिली, तब तक ध्यान रखिएगा, हम लोगों को क्या बराबर बराबर राइट्स थे। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में रहते थे, प्राचीन भारत में रहते थे, मेडिवल हिस्ट्री में रहते थे, मॉडर्न हिस्ट्री में रहते थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के दौरान रहते थे। हम लोगों को सभी को बराबर बराबर अधिकार थे? नहीं थे। नो सर। तो उस समय सिस्टम क्या था? मोनार्की, राजतंत्र, राजा का तंत्र। तो जो राजा होता था वो प्रजा के लिए परेशान रहता था कि अपने परिवार, अपने राजशाही के लिए परेशान रहता था? जो अपने लिए। जो राजा महाराजा होते थे, वो जनता के लिए परेशान रहते कि जनता के लोकोपयोगी काम किया जाए, वेलफेयर के लिए काम किया जाए, या अपने शासन को बचाने के लिए, या अपने राजकोष को भरने के लिए, या अपने राजशाही परिवार की सुख सुविधा के लिए परेशान रहते थे। इसका छोटा सा आंसर है, उस समय हम लोग का नाम था प्रजा। प्रजा को कोई राइट्स था? प्रजा का भी राजा बन सकता था? नहीं। प्रजा, कोई इतिहास में है कि प्रजा कभी राजा बना हो? नहीं बना। तो जब हमारा संविधान बना, तो संविधान में ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने दो चीज़ को एडॉप्ट किया है। आज हम आप लोग को ब्रीफ बता रहे हैं, इसको अगर दिमाग में सेट कर लोगे, संविधान बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बाकी सारी आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, ये सारी बातों को तो हम लोग आगे करते ही रहेंगे। तो देखो, जो हमारा संविधान, इसमें दो चीज़ों को स्वीकार किया गया। एक स्वीकार किया गया है चीफ ऑफ द नेशन,
राष्ट्राध्यक्ष, और एक स्वीकार किया गया चीफ ऑफ द गवर्नमेंट, शासनाध्यक्ष। दो चीजों को बनाया गया है, चीफ ऑफ द नेशन राष्ट्राध्यक्ष और दूसरा चीफ ऑफ द गवर्नमेंट शासनाध्यक्ष। एक शासन चलाने के मुखिया होंगे, एक राष्ट्र को चलाने के मुखिया होंगे। तो जो चीफ ऑफ द नेशन है उनका नाम दिया गया है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। जो शासन चलाने वाले हैं उनका नाम दिया गया है प्राइम मिनिस्टर। तो दो हमारे क्या सर्वोच्च पद बनाए गए, शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। शासनाध्यक्ष मतलब प्राइम मिनिस्टर। ये जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद है, जो हमारे संविधान में सर्वोच्च पद दिए गए हैं, क्या ये वंशानुगत है या लोकतांत्रिक प्रणाली के द्वारा लोग बैठेंगे? क्या सिस्टम बनाया गया है? लोकतांत्रिक प्रणाली के द्वारा। लोकतांत्रिक प्रणाली के द्वारा। अच्छा, अगर लोकतांत्रिक प्रणाली न होती तो जो वर्तमान में हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं वो बैठ पाती? नो सर, कभी नहीं बैठ पाती। और यही, इनको छोड़िए, इनके पहले भी जो लोग बैठे हैं दलित समुदाय से, जैसे के आर नारायण, वो बैठ सकते थे? बिल्कुल नहीं बैठ सकते थे। यूपी में मायावती 3-3, 4-4 बार चीफ मिनिस्टर थी, पॉसिबल था? बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। वेंकटरामैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते थे? बिल्कुल नहीं बन सकते थे। तो ये और इसके साथ साथ जो प्रतिभा देवी पाटिल, यानी कि जो महिला हमारी राष्ट्रपति बनी, बन पाती? जब हम लोग राजतंत्र में रहते थे, महिलाओं को क्या अधिकार था? जीरो, जीरो, कोई अधिकार नहीं था। केवल पूरे इतिहास को जब हम लोग उठाते हैं, केवल 2 महिला का नाम मिलता है, रजिया सुल्तान और लक्ष्मीबाई। और किसी को कुछ था? कुछ नहीं था। तो ये कहा गया कि लोकतांत्रिक प्रणाली में सबको अधिकार दिया गया। और सिस्टम क्या अडॉप्ट किया गया? डेमोक्रेसी, चुनाव। यानी कि आप जो है इलेक्शन के द्वारा ही आओगे, और इलेक्शन में वोट कौन देगा? जनता। जैसे देखो, अभी बॉम्बे का आज रिजल्ट आया, ठीक है, कौन जीता? बॉम्बे का नगर निगम का रिजल्ट आया आज, कौन जीता है वहां पे? यस सर, भाजपा जीती सर। भाजपा जीती। इसके पहले किसका शासन था? इसके पहले सर कोविड के टाइम पे यहाँ पे सर ये थी बहुजन, मतलब दूसरी पार्टी थी सर। उसके बाद कोविड के बाद यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ था। तो नहीं, अभी जो आया कोविड पूरा के पहले से लेके किसका था? कोविड के पहले किसका शासन था? सर यहाँ पे इसका था शिवसेना। शिवसेना का। जो अब शिवसेना वो वाली नहीं, एकनाथ शिंदे वाली, उद्धव हाँ ठाकरे अभी वाली, सर दूसरे। उद्धव यस सर, ठाकरे उद्धव वाली, ठाकरे वाली नहीं है। ठीक है ना? यस सर। तो ये ध्यान रखिएगा, उद्धव ठाकरे की पार्टी का 30 वर्ष तक बॉम्बे के नगर निगम पर अधिकार, और उनको ये लगता था कि ये तो मेरा है, मैं इसको, जिसको कहते कॉपीराइट मिल गई। लेकिन आपने देखा कोविड के बाद इलेक्शन हुआ और आज इसका रिजल्ट आया और बम्पर सीट से बीजेपी जीत कर आई। तो अगर मान लीजिए ये वंशानुगत होता तब कौन बनता? अगर मान लीजिए हेरिडिटी होती तो कौन बनता? उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे। वो तो बिल्कुल रेडी बैठा ही था कि जीते बैठे। लेकिन आपने देखा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम था, सत्ता हटा दी गई। तो हमारे संविधान में कहा गया कि जितने भी पद हैं सबका सब चयन होगा। कोई पद ऐसा नहीं है कि आपको उठा के बैठा दिया जाएगा। आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हो, इसका नाम क्या रखा गया? प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें क्या होता है? पोस्ट कम दावेदार ज़्यादा, पोस्ट कम दावेदार ज़्यादा। तो जो दावेदार ज़्यादा है उनको कैसे छांटा जाए? इसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया। उनको कहा गया कि आप ऐसा करो, इन लोग का कई स्टेप से एग्ज़ाम लो, इनका पीटी लो, इनका मेंस लो, इनका इंटरव्यू लो। तो छटते 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 एक्चुअल जो वैकेंसी है उतने लोगों का सिलेक्शन दिया जाता है। तो जो एक्चुअल लोगों को सिलेक्शन दिया जाता है सब के सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं, या कुछ पोस्ट रिजर्व है कि बिना एग्ज़ाम दे के आ सकते हो? कोई ऐसा पोस्ट है कि 5 लोगों का 10 लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा? आप एससी कैटेगरी को, एसटी कमेटी हो, ओबीसी हो, महिला हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, सबको एग्ज़ाम देना है, ठीक है? तो देखो, ये जो हम लोग का संविधान था इसमें समान विधान,
जैसे पहले जो लोग दलित समुदाय के थे उनको कोई अधिकार था? कोई अधिकार नहीं था। पिछड़ों को कोई अधिकार नहीं, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं। तो जो वो समाज के हिस्सा थे, वो समाज के हिस्सा थे कि नहीं थे? बिल्कुल नहीं। समाज में नहीं उनका थे सर। समाज में उनका उठना बैठना, उनके साथ भोज करना सब रिस्ट्रिक्टेड था। और बल्कि उनको, हम लोग जो ग्रामीण अंचल में रहते थे, अधिकांश उनको गांव के बाहर स्थान दिया गया था और उन प्लेस को बड़े गंदे शब्द में बोला जाता था। आज क्या है? आज कुछ आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि आज के समय में हमारा संविधान लागू हो गया। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखना कि संविधान का अर्थ होता है समान विधान। समान का मतलब जितने भी लोग भारत में रहते हैं, जो भी जिनके पास भारत की नागरिकता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। देखिए, एक समुदाय ऐसा था, उसकी बड़ी उपेक्षा हुई। अब वो क्या था? थर्ड जेंडर, जिसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं, हिजड़े बोलते हैं। उनको लोग क्या होता, हंसी मजाक के पात्र मानते थे। अब वो लोग क्या करते थे, गाना बजा के नाच के किसी तरह अपना जीविकोपार्जन करते थे। क्या उनको समाज में कोई स्थान था? जीरो। ठीक है, वो बस टहलते रहते थे, कहीं पता चलता था किसी का शुभ कार्य वगैरह हुआ, चले जाते थे, गाना वाना बजाते थे। कभी कभी ट्रेनों में आप लोग देखे जाते रहते थे, कुछ कमा लिए, उसी से खाते पीते थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, इनका नाम दो थर्ड जेंडर, इनका नाम दो थर्ड जेंडर। और जब हम लोग का बीएनएस बन के आया तो इनको बाकायदा इनका नाम दिया गया उभय लिंगी, ट्रांसजेंडर। और ये कहा गया ये उसी तरह सारे राइट्स पाएंगे जैसे कि मेल फीमेल पाते हैं। अब 3 जेंडर हो गया है, मेल फीमेल और थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर, इनको भी राइट्स दे दिया गया। कुछ लोग ऐसे थे जो उनका ये मानना था कि हमें तो फॉरवर्ड क्लास में आपने रख दिया और हमें, हमारे परिवार में लोगों को नौकरी वगैरह नहीं मिल रही है, हमारे पास कोई खाने के स्रोत नहीं, हम तो पीछे होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया, बोला कि ठीक है, आपके लिए 10% का रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के फॉर्म में, 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के फॉर्म में। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस समय, वर्तमान समय में, जब से संविधान हम लोग का लागू हुआ है, सभी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे आप लोग क्लास ले रहे हो, ठीक है, जब हम शुरू में क्लास लेते थे 91 के आसपास बता रहे ऑफलाइन, तो आप लोग को ताज्जुब होगा, एक भी गर्ल्स स्टूडेंट नहीं पढ़ती थी। कभी कतार इक्का दुक्का कोई आई, तो जब लॉ के प्रोविज़न बताए जाते थे तो वो क्या करती थी, उसको लगता था ये सब ठीक नहीं है, वो भी छोड़ के भाग जाती थी। आज पुरुष हो गया किस में, माइनॉरिटी में, अपने क्लास में काउंटिंग कर लो, जो लोग जेंट्स है वो माइनॉरिटी में है, जो महिलाएं हैं वो मेजॉरिटी में है। प्लस मैरिड वुमेन सोच सकती थी पढ़ना, विवाहिता स्त्री सोच सकते थे कि मुझे भी अब पढ़ना है। यो निक्की पांडे सोच सकती थी? नो। खाना बनाओ, घर का काम करो, झाड़ू पोछा करो, बच्चा पैदा करो, सास से रोज एक राउंड लड़ाई करो, ठीक, बस यही सब जीवन था महिला का। उसके कोई राइट्स थे? जीरो। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपने जिले को छोड़ के दूसरे जिले तक नहीं देखी थी। उनको ये भी नहीं मालूम था कि न्यायालय क्या होता है, न्यायाधीश क्या होता है, एपीओ क्या होता है। ठीक, हम लोग 91 में जब टीचिंग में आए तो एक स्टूडेंट हमारी सीनियर थी, पूनम चौबे जी, वो एपीओ हुई। वो बोलते थे कितना खराब लगता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सारे वकील जेंट्स, सारे एपीओ जेंट्स, सारे जजेस जेंट्स, और मैं सिंगल जो है लेडीज़ एपीओ बनी हूँ। उनको बड़ा अटपटा लगता था। आज के समय में, आज आप लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हो, जो लोग महिला जज है, जी सर। रिस्पेक्ट देते हो? जी सर। जी महिला एपीओ हैं? यस सर। महिला एपीओ आ गई। यस सर। ठीक है, आज आप हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट में आपको ढेर सारी लेडीज़ ऑनरेबल जस्टिस मिलेंगे, हाई कोर्ट में ढेर सारे एडवोकेट मिलेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये संविधान के आने की वजह से कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसको कि छोड़ दिया गया, सबको स्थान दिया गया। ठीक है,
हमने आपको बताया जो हिजड़े होते थे थर्ड जेंडर, उनको भी उपेक्षा, उनको भी स्थान दिया गया। ये किसका नतीजा है? संविधान का। क्या अगर संविधान में ये सब अधिकार न होते तो आप बस इतने हमको बता दो, क्या नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हो पाते? और भी नहीं तीन हो तीन पाता सर। तीन तीन बार, एक बार तो छोड़ो, 3 बार? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको हटा दिया जाता, बोला गया एक बार हो गया, बहुत हो गया। तो इसका नतीजा किसको मिला है? केवल संविधान को। अब समझ में आया कि संविधान का अर्थ क्या होता है। अब देखो ये संविधान बना कैसे, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक हमारे क्या अंग्रेज लोग नहीं आए थे तब तक हमारे यहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे हमारे के यहाँ तब तक हमारे यहाँ कोई भी कानून व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, जो हम लोग अपना नियम बना लेते थे उसी से हम लोग शासित होते थे। जो हम लोग अपना नियम बना लेते थे उसी से हम लोग शासित होते। कोई भी लॉ ऐसा नहीं था जो कोडिफाइड हो, संहिताबद्ध हो। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिशर्स के आने के पहले तक कोई भी ऐसा कानून नहीं था जिसको कि संहिताबद्ध किया गया हो। उसको धारा, सेक्शन, इलिस्ट्रेशन, बियर एक्ट के नाम से हम लोग पढ़ते हो, कुछ भी नहीं था। जब ब्रिटिशर्स आए तो देखो, ब्रिटिशर्स तो आए थे यहाँ पे बिजनेस करने, उनका कोई मोटिव वगैरह नहीं था यहाँ पे शासन करना। वो आए थे यहाँ पे बिजनेस करने, और बिजनेस करते करते धीरे 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 1600 ईस्वी में वो ब्रिटेन की महारानी से चार्टर राजाज्ञा लेकर आए थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ पे लोगों के बीच में बड़ा डिफरेंसेस है, मतभेद है। उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया, और फ़ायदा उठाने के बाद पहले उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंसी टाउन बनाया। प्रेसिडेंसी टाउन का मतलब होता था जहाँ पर ब्रिटिशर्स रहते थे। तो उन्होंने बनाया कहाँ का? बॉम्बे में बनाया, कलकत्ता में बनाया, और मद्रास में बनाया। और जो प्रेसिडेंसी टाउन था वहाँ पे उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई भारतीय वहाँ पे हल्ला गुल्ला ना करे, कोई बाजा ना बजाए, कोई मंदिर में मजीरा लाउड स्पीकर ना बजाए। ठीक है, वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, कोई वहाँ पे प्रदूषण ना उत्पन्न करे। उसके लिए वो ब्रिटेन से पहला कानून लेकर आए। तो ब्रिटेन से जो पहला कानून लेके आए 1726 ईस्वी में। 1726 ईस्वी का जो चार्टर था उसका नाम दिया गया रॉयल चार्टर। रॉयल चार्टर इसलिए नाम दिया गया है कि पहली बार भारत के लिए कोई कानून लाया गया, और उसका नाम था लॉ ऑफ टार्ट्स। टार्ट मत बोलना, लॉ ऑफ टार्ट्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अपकृत विधि, दुष्कृत विधि। इसमें यह कहा गया कि अगर कोई किसी के लीगल राइट को तोड़ेगा तो उसको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। अगर आप लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, किसी का नाम गंदे रूप में ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर देगा। और हम लोग पहले किसी का नाम कैसे लेते थे? जैसे आज हम लोग किसी का नाम लेते उसी तरह लेते थे, या खराब तरीके से लेते थे? कभी किसी से आयकर भाषा में लेते थे सर। किस भाषा में? आयकर भाषा लगा के सर। जैसे आपका नाम आयकर प्रभात है तो कैसे बुलाया जाएगा? बटवा कहता था सर। है प्रभतवा, मर गए क्या? अब आपका मन भी होगा उसका काम करने का, करेंगे? सर। और जो महिलाएं उनको तो और खराब रूप से बुलाया जाता, बहू को तो सोचो मत, और खराब से बुलाया जाता था। जब सास गुस्साती थी तो बहू के पापा का भी नाम, फादर का नाम से उसको जो है गंदा बोलती थी, उनकी बिटिया ऐसे कह के बुलाती थी। तो ये देखा ब्रिटिशर्स ने, कह रहे ये तो बड़े अनसिविलाइज्ड हैं। तो उन्होंने लॉ ऑफ टार्ट्स बनाया, बोला ये आपस में करो, अगर हमारे साथ करोगे तो आपके खिलाफ हम क्या करेंगे, डैमेजेस सूट लाएंगे लॉ ऑफ टार्ट्स में। और इसके लिए उन्होंने प्रेसिडेंसी टाउन में कोर्ट खोल दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल कॉजेज कोर्ट, एसएससी की कोर्ट, जिसको जज खफीफा वगैरह के नाम से भी जाना जाता है। अब बोला आपने किया, हम आपके खिलाफ मुकदमा कर देंगे, क्षतिपूर्ति लेंगे। ठीक, इसके बाद धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे वो जैसे जैसे क्राउन का मतलब ब्रिटेन के राजा या रानी, अगर क्राउन की पोस्ट पर अगर फीमेल बैठे हैं तो उसको हम लोग महारानी कहेंगे, अगर मेल बैठे हैं तो उनको हम लोग महाराजा कहेंगे। जैसे इसमें क्राउन कौन है? मेल है, ठीक है ना, राजा है ब्रिटेन के।
तो वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या आता था? राजपत्र, चार्टर। उस चार्टर को जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर निवास करती थी, बिजनेस करती थी। तो टोटल 12 चार्टर आए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में। टोटल 12 चार्टर आए। शुरुआत कहाँ से हुई, लास्ट कहाँ तक हुई, हम बोलते जा रहे हैं, ध्यान से सुनो आप लोग। सबसे पहले 1600 ईस्वी का चार्टर आया, 1600 का, जिसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। इसके बाद 1661 का चार्टर, इसके बाद 1683 का चार्टर, 83 का चार्टर, 1726 का चार्टर जिसके द्वारा लॉ ऑफ टार्ट्स लाया गया, 1753 का चार्टर, 1781 का चार्टर, 1784 का चार्टर, 1793 का चार्टर, 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर और लास्ट में 1853 का चार्टर। 1853 के बाद कोई चार्टर नहीं आया। इस चार्टर में जो क्राउन होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को दिशा निर्देश देते थे क्या क्या आपको करना है। 1853 के बाद चार्टर क्यों नहीं है? 1857 में हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत कर दिया, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं 1857 की क्रांति। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिवोल्ट, ठीक है ना। जहाँ बसूद रहते हैं वहीं से शुरू हुआ था, ठीक है, बंगाल से, बैरकपुर से, 29 मार्च 1857 को। और जो ये सिस्टमेटिक रूप में फैला वो 10 मई 1857 को मेरठ से। तो हुआ क्या, जो हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किया था हम लोग सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि जो हम लोग जिसके जिसके कहते हैं जिसके बल पर हम लोगों ने आंदोलन किया था वो था राजस्थान का राजपूत वर्ग। जो योद्धा होता था, जो युद्ध करता था, वो लोग उदासीन हो गए, न्यूट्रल। और जो महाराष्ट्र के या गुजरात के साइड के थे वो लोगों ने अंग्रेजों का साथ दे दिया। तो जो ये आंदोलन था बिहार के लोगों ने साथ दिया, यूपी के लोगों ने साथ दिया, मध्य प्रदेश के लोगों ने साथ दिया, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाए, इसको दबा दिया गया। जब क्राउन को ये पता चला कि अब जो इंडिया के लोग हैं वो क्या हो गए हैं? हिंसक। अब वो आंदोलन करने लगे। अब ब्रिटिशर्स रहते थे 1% से कम, 99% से ज़्यादा हम लोग रहते थे। तो उनको डर सताया कि ये किसी दिन ऐसा ना हो कि पीट पाट के सबको ठीक कर दे। तब उन्होंने क्या किया, 18 से 58 जब क्रांति खत्म हुई, 1 वर्ष के बाद 18 से 58 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 18 से 58 पारित किए और ये कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म, गवर्नर जनरल का पद खत्म। अब इस देश का नाम होगा ब्रिटिश इंडिया। अब इस देश का नाम होगा ब्रिटिश इंडिया। और यहाँ पे शासन कौन करेगा? ब्रिटेन का राज परिवार। यहाँ पे शासन कौन करेगा? ब्रिटेन का जो रॉयल फैमिली है, यानी कि क्राउन। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब यहाँ पर रहेंगे वायसराय। 3 पोस्ट क्रिएट किया उन्होंने। एक पोस्ट क्रिएट का वायसराय, दूसरा पोस्ट उन्होंने बनाया सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत सचिव, और तीसरा जो क्राउन की पोस्ट थी वो तो थी। तो उन्होंने कहा कि जो क्या नाम है इंडिया है वहाँ पर रहेंगे हमारे वायसराय जो अपॉइंटेड बाय क्राउन। और लंदन में ब्रिटिश इंडिया की सारी जानकारी देने के लिए बैठा दिया उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। 108 देशों पर क्राउन उसमें शासन कर रही थी। जैसे आज आप लोग ट्रंप को देख के घबरा जाते हो ना, ट्रंप आते हैं कि क्या क्या होने वाला है, तो ट्रंप से ज़्यादा शक्तिशाली थी क्राउन, ध्यान रखना, बहुत शक्तिशाली, बहुत देशों पर शासन करती थी। तो उन्होंने यहाँ पर बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और इसके बाद ये देखा कि ये जो इंडियंस लोग हैं इनको दबाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है क्रिमिनल लॉ की। ऐसा क्रिमिनल लॉ बनाओ कि इंडियंस लोग अगर कोई भी ऑफेंस करें, हिंसा करें, वायलेंस करें, कुछ भी करें, तो इनको तगड़ा दंड दो। तो लॉर्ड मैकाले के ड्राफ्ट पर हम लोगों के लिए जो बनकर सामने आया उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड। उसको हम लोग बोलते थे ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड बनकर आया।
और जो ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड आया 6 अक्टूबर 1860 को, इसको उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड बबेल, उन्होंने सिग्नेचर कर दिया, सिग्नेचर हो गया। तो जो हमारे ब्रिटिश इंडियंस बैरिस्टर थे, जो भारतीय बैरिस्टर लोग थे जिनको कानून की जानकारी थी, वो लोग जाके वायसराय से मिले और ये रिक्वेस्ट किया कि देखिए जो आपने ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड बनाया है, इसमें छोटी सी छोटी बातों के लिए तगड़ा ऑफेंस। अगर आपने किसी को थप्पड़ दिखाया, ऑफेंस। किसी को आपने गंदा बोला, ऑफेंस। किसी का बाल खींच लिया, ऑफेंस। ठीक है, लड़े झगड़े, ऑफेंस। छोटी से छोटी बात को ऑफेंस बनाया गया। तो उन्होंने ये, हम बैरिस्टर लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया, कुछ दिनों तक इसको सस्पेंड कर दीजिए और पहले इसका जो है पूरे ब्रिटिश इंडिया में खूब प्रचार प्रसार करिए। सारे भारतीयों को बताया जाए कि देखो अब तुम लोग ऐसा कोई बात मत करना, अब करोगे तो क्या होगा, सजा मिलेगी। ठीक है, उस समय क्या था ब्रिटिश इंडिया में, भारत भी आता था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका का पोर्शन। हम लोग का जो भारत था, ब्रिटिश इंडिया, बहुत बड़ा भू क्षेत्र था। तो ये हुआ, इसको पहले प्रचार प्रसार किया जाए। तो जो ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड बन के आया था, जो हम लोग भारतीय थे, जो हम लोग की भाषा थी उस समय, लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते थे, अरबी, फारसी, उर्दू का मिक्सचर। हिंदी का जैसे आज खड़ी बोली हम लोग बोलते हैं, हिंदी का देवनागरी लिपि, उसका विकास नहीं हुआ था उतना ज़्यादा। तो हम लोगों ने इसका नाम दिया मजमुआ ताजीराते हिंद, मजमुआ ताजीराते हिंद, इसका नाम दिया ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड का। ठीक है, तो डेट ऑफ सिग्नेचर ऑफ द ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड, यानी कि ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड के ग्रहण की तिथि 6 अक्टूबर 1860। इसके बाद जो वायसराय थे, इन्होंने रोक दिया, ठीक है अभी हम लागू नहीं कर रहे हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना 1860 और पूरे 12 महीना 1861, यानी कि 15 महीने तक पूरे ब्रिटिश इंडिया में इसका प्रचार प्रसार किया गया। ढोल नगाड़ा बजा बजा के बताएगा, सुनो सुनो सुनो, अब कोई किसी को थप्पड़ नहीं दिखाएगा, कोई किसी को झापड़ नहीं मारेगा, कोई किसी का बाल नहीं खींचेगा, कि कोई किसी को देख के थूकेगा नहीं, कि कोई शीशा नहीं चमकाएगा। ये सब चीज़ें अब मत करना, नहीं तो क्या हुआ है, कानून बन गया। तो जब इसका प्रचार प्रसार हो रहा था, तो उसी समय ब्रिटेन की जो महारानी थी, उन्होंने कहा ऐसा करो, भारत के लिए अलग अलग से कानून बना दिया, पुलिस एक्ट 1861। 1861 जब प्रचार प्रसार का समय था, उसी समय बन के आया पुलिस एक्ट 1861, जो यूपी के एपीओ में आता है आप लोग के। और इसमें कहा गया है कि जितने रूरल एरिया है वहां पे थाना खोल दो, क्योंकि शहर में कौन रहता था, ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स शहर में कैसे रहते थे, सिविल लाइंस में। और सिविल लाइंस के बगल में क्या बना रखा था उन्होंने, कैंटोनमेंट एरिया, सेना, कि कुछ भी चीपो करोगे हम तुरंत सेना बुला लेंगे। और हम लोग कहाँ रहते थे, रूरल एरिया में। सारे थाने रूरल एरिया में खोल दिए गए, और जो जो थाने खोले गए उसका जो इंचार्ज था, उसका नाम दिया गया दरोगा। ठीक, जो आज भी आप लोग बोलते हो। और उसको अनलिमिटेड पावर, नो कोई जीडी नहीं, कोई 24 घंटे कस्टडी, जिसको चाहे उठा के बंद कर दे, जितना चाहे पीटे, जो करनी मर्जी सब। जो दरोगा लोग थे उनको बोला गया देखो एक लोग को मत पकड़ना, भारतीयों को। अब ब्रिटिशर्स तो कोई कभी पकड़ा ही नहीं जाता था, ध्यान रखो, जमींदार को। क्योंकि जमींदार क्या होता था, जमींदार जो होता था वो क्या नाम है, ब्रिटिशर्स होते थे, उनका क्या होता, एजेंट होता था। गांव के ही किसी व्यक्ति को जो थोड़ा सा दबंग होता था, जमींदार कोई जाति नहीं होती थी, उसको डिजिग्नेशन दे दिया था कि आपको 5 गांव की जमींदारी, 5 गांव के लगान को आप वसूलोगे, चाहे इनको कोड़े मार के वसूलो भारतीयों से, चाहे इनको डंडे मार के वसूलो, चाहे इनसे जैसे भी वसूलो। और अगर रोते गाते थाने जाएंगे तो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, आपको पूरी पावर। फिर इसके बाद जो है हम लोग का 1 जनवरी 1862 को आईपीसी लागू, ठीक, लागू कर दिया गया। तो ये जो सीक्वेंस चलता रहा, इसमें ये देखा गया कि भारतीयों पर कंट्रोल करने के लिए पेनल कोड भी लागू कर दिया गया, और छोटे से छोटे बातों को ऑफेंस बना दिया गया, पुलिस एक्ट बना दिया गया।
ये कंट्रोल रहे। और इसके साथ साथ 1885 में 1885 में जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन को क्राउन ने ये आदेश दिया कि आप ऐसा करिए कि भारतीयों का एक बना दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन बनवा दीजिए भारतीयों का, और ताकि जो भारतीय लोग हैं, जो ये लोग छोटे छोटे संगठन बना रहे हैं, कोई मजदूर सभा बना रहा है, कोई महाजन सभा बना रहा है, इनको एक ही जगह पे सेंट्रलाइज कर दो। ठीक, तो लॉर्ड डफरिन ने इस काम की जिम्मेदारी इटावा के कलेक्टर को दिया। इटावा के कलेक्टर थे A.O. ह्यूम। उनसे कहा गया ये भारतीयों की एक संगठन बनवाइए। तो A.O. ह्यूम ने क्या किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनवाई, और बॉम्बे में इसका जो है 4 दिनों का कॉन्फ्रेंस हुआ, 28, 29, 30, 31 दिसंबर 1885 गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और जो फाउंडर थे A.O. ह्यूम, वो 10 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे, सेक्रेटरी, सचिव। और जो पहला अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी को। अब ये हुआ कि ये जो भी करेंगे तुरंत पता चल जाएगा किसको, वायसराय को और क्राउन को, एक ही जगह पे इनको सेंट्रलाइज कर दो। ठीक है, हम लोग का मूवमेंट चलता रहा। बाकी आप लोग नेशनल मूवमेंट्स में इसको पढ़िएगा। एक समय ऐसा आया मूवमेंट में कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था 1914 से 1920 6 साल चला, और जो सेकेंड वर्ल्ड वार था 1939 1939 में स्टार्ट हो गया था, और 1945 में इसको ख़त्म करने के लिए प्रयास किया गया। अपने आप नहीं ख़त्म होता, बल्कि प्रयास किया गया जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए जो विश्व के बड़े बड़े देश थे, वो लोग US के, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एकत्रित हुए इस बात के लिए कि ऐसा कोई भी क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, संगठन बनाया जाए, ताकि ये आंदोलन क्या हो, ये जो सेकंड वर्ल्ड वार है वो रुक जाए। तो सैन फ्रांसिस्को में जो सब लोग इकट्ठा हुए, 50 देश इकट्ठा हुए। 50 में एक देश था ब्रिटेन और एक देश था ब्रिटिश इंडिया। हम लोग भी पार्टिसिपेट किए थे, हमारा नाम क्या था, ब्रिटिश इंडिया। तो वहाँ पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने बोला इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा संयुक्त राष्ट्र संघ, UN, यूनो बन गया। और इसके बाद ये कहा गया कि जितने भी 50 देश हैं वो अपने अपने देश के जो संसद है वहाँ से इसको पास करा लें कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सदस्य बन चुके हैं। तभी एक देश बोला हम भी इसमें शामिल होंगे, और वो जो एक देश अलग से शामिल हुआ उसका नाम क्या था, पोलैंड। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रारंभिक सदस्यता है 50+1 51, 1 हर समय याद रखना, पोलैंड। ठीक, इसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ लागू कर दिया गया। जब लागू कर दिया गया तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना, ये चलता कैसे है, UN के चार्टर से, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से। तो चार्टर का जो आर्टिकल नंबर 1 है, उसमें कहा गया कोई भी देश किसी दूसरे देश को गुलाम न बनाए, सभी देश संप्रभु हैं, सभी देश को स्वतंत्र रूप में जीने का अधिकार है, कोई किसी को गुलाम न बनाए। इस बात को जो हमारे मूवमेंट्स के लोग थे, क्योंकि हमारे लोग के मूवमेंट्स में मैक्सिमम लोग क्या थे, बैरिस्टर, गांधी जी बैरिस्टर, नेहरू जी बैरिस्टर, मोतीलाल बैरिस्टर, सच्चिदानंद बैरिस्टर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैरिस्टर, यानी एक बैरिस्टरों की खान थी। इन बैरिस्टरों ने क्या किया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, वहाँ पे एक एप्लीकेशन इस बात का डाला कि जब हम लोग UN के मेंबर हो गए हैं, संतोष मत करो, हम लोग UN के मेंबर हो, ब्रिटेन भी UN का मेंबर, हम लोग भी ब्रिटिश इंडिया भी मूवमेंट UN का मेंबर, यूनो का, तो हमें ये गुलाम क्यों बनाए भाई? जब संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ब्रिटेन भी ले रखी है, हम लोग भी ले रखे हैं, हमको गुलाम क्यों बनाया? ठीक,
उसी समय 1946 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ। जब आम चुनाव हुआ तो ब्रिटेन में पहली बार जीत कर आई कौन? उदारवादी पार्टी, लिबरल पार्टी। और उसके जो प्रधानमंत्री बने क्लेमेंट एटली। तो क्लेमेंट एटली ने क्या किया? अपने कैबिनेट के 3 लोगों को सेलेक्ट किया और एक कमेटी बनाया, उसका नाम दिया कैबिनेट मिशन। उसके जो प्रेसिडेंट थे 3 लोगों में पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस इसके प्रेसिडेंट थे। 2 सदस्य थे इसके, एवी एलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस चेयरमैन थे, एवी एलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसके मेंबर। जब ये कैबिनेट मिशन भारत आया तो जो हमारे मूवमेंट के स्वतंत्रता आंदोलन के चलाने वाले लोग थे उनसे मिला और ये कहा कि आप लोग आज़ादी की बात करते हो, अगर यहाँ से जो ब्रिटिशर्स हैं चले जाए तो आपका देश कैसे चलेगा? किस कानून से चलाओगे? कोई कानून है आपके पास? नो। कोई सरकार है? कौन चलाएगा आपका देश? नो। तब क्या हुआ कि जो उस समय क्या नाम उसके वायसराय थे इंडिया के, उन्होंने क्या किया कि एक अंतरिम सरकार बनवाई। अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट। 2 सितंबर 1946 को 10 बजे रात में शपथ शुरू हुआ था, 12-1 बजे तक चला। तो उसमें क्या हुआ, नेहरू जी को, चूंकि उसमें मत बोलिएगा प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि पद ही नहीं था, प्राइम पता ही नहीं था किस, तो उनको अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया कि आप अंतरिम सरकार के मुखिया हैं और अपनी कैबिनेट को बना लीजिए। तो उस समय जैसे क्या नाम है, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, लियाकत अली थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, सबको कैबिनेट में स्थान दिया गया। ठीक है, देखो बिहार के एक लीडर थे जगजीवन राम, सासाराम के, वो अंतरिम सरकार से लेके 1984 तक लगातार सांसद रहे। सासाराम के थे वो, उन्हीं के बेटी मीरा कुमार जो लोकसभा की स्पीकर रही। तो जो अंतरिम सरकार बनी उससे कहा गया कि आप अपने देश के लिए कानून बनाइए। तो अंतरिम सरकार ने पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कराया। 10 लाख की जनसंख्या पर एक पोस्ट। तो पूरे भारत से, पूरे ब्रिटिश इंडिया से 389 लोग चुनकर आए, 389 लोग। तो जब 389 लोग चुनकर आ गए तो ये हुआ कि अब संविधान बनाने का काम शुरू। तो पहली बैठक संविधान सभा बनाने के लिए जो नई दिल्ली का सेंट्रल हॉल है उसी में हुआ। तो उस समय जो अंतरिम सरकार की द्वारा पहली मीटिंग की गई संविधान सभा की, उसके अध्यक्ष अस्थायी टेम्परेरी बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जिम्मेदारी दी गई कि आप इस संविधान सभा के इंटरिम प्रेसिडेंट हैं और अब आपकी जिम्मेदारी है आप संविधान बनाने का काम शुरू कराइए। ठीक है, ये पटना के थे। ठीक है, जो लोग बिहार के, ध्यान है, बिहार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मूवमेंट्स में, स्वतंत्रता आंदोलन दिलाने में। तो सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में पहली बैठक जब स्टार्ट हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग तो इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 2 राष्ट्र के सिद्धांत की बात की है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था 2 राष्ट्र होना चाहिए और चौधरी रहमत अली ने कहा था कि जो दूसरा राष्ट्र बनेगा उसका नाम होगा पाकिस्तान। तो पहली संविधान सभा में बहिष्कार कर दिया उन लोगों ने। ठीक, 10 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की तबीयत खराब हो गई। फिर 11 दिसंबर को संविधान सभा की फिर बैठक हुई और इसमें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। अब कहा गया अस्थायी नहीं, स्थायी रहेंगे, वो आप ही की निगरानी में अब संविधान बनेगा। 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को
अंतरिम सरकार के मुखिया जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो जो संविधान बनने की काम शुरू हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव का रखा, वही उद्देश्य प्रस्ताव आज के समय में प्रियम्बल कहलाती है। वही उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 वाला संविधान की प्रस्तावना कहलाती है, प्रियम्बल कहलाती है। इसके बाद क्या हुआ कि उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया था कि जो हम लोग का देश बनेगा, जो नया संविधान बनने जा रहा है, ये भारत आंतरिक रूप में और बाह्य रूप में दोनों में स्वतंत्र रहेगा। हम लोग संप्रभु होंगे, ठीक है। तो ये कहा गया कि ये संविधान के लिए जो जो उस समय के विकसित राष्ट्र थे, हमसे ज़्यादा डेवलप थे, उसके लिए कहा गया कि कमेटियां बनाया जाए। कि फंडामेंटल राइट कमेटी, एक कमेटी को काम दिया गया फंडामेंटल राइट पर विचार करिए। किसी को कहा गया कि आप DPSP पर विचार करिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। किसी को कहा गया कि यहाँ पर चीफ ऑफ द नेशन जो होगा प्रेसिडेंट होगा। किसी को प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम दिया गया। किसी को कहा गया कि संविधान जो बनेगा अगर उसमें संशोधन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके बारे में प्रोविज़न लाइए। किसी से कहा गया कि कभी देश अगर संविधान से नहीं चल पाता है, विषम स्थिति आ जाती है, तो इमरजेंसी का प्रोविज़न दीजिए। ढेर सारी कमेटियाँ बना दी गई और एक एक कमेटी के अंदर सब कमेटी, उप कमेटी, और इन कमेटियों को उन देशों में रवाना कर दिया गया जहां से हम लोग को प्रोविज़न लेना था। जब ये कमेटियां विदेश गई, फॉरेन कंट्री में गई, जैसे मान लीजिए आपातकाल है, तो आपातकाल हम लोग जर्मनी से लिए। संविधान में संशोधन है, तो संविधान का संशोधन हम लोग साउथ अफ्रीका से लिए। DPSP है, तो DPSP को हम लोग ने कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया। तो तरह तरह के देशों से लाया। जो कमेटियां अपनी रिपोर्ट लाती गई, संविधान सभा के सामने रखती गई। एक समय ऐसा आया कि जब सारी कमेटियों की रिपोर्ट सामने आ गई, तो ये वह किसको अरेंज कौन करेगा, क्रमबद्ध कौन करेगा, सिस्टमेटिक कौन करेगा? तब एक कमेटी बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया और ये कहा गया कि आप जितने प्रोविज़न हैं इसको सिस्टमेटिक करिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया? जो जितने प्रोविज़न थे उसको सिस्टमेटिक किया। सिस्टमेटिक करके 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची उन्होंने हम लोग के लिए सिस्टमेटिक किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि ये संविधान को लिखेगा कौन? इसको लिखेगा कौन? प्रिंटिंग उस समय थी नहीं इतनी डेवलप, तो लिखने का काम दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत कम लोग को मालूम रहता है, जुडिशल सर्विसेज के स्टूडेंट से पूछा जाता है। तो इसके लिखने की जो जिम्मेदारी दी गई कि आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो। तो जैसे आप लोग की हैंड राइटिंग अच्छी है, किसकी हैंड राइटिंग सबसे अच्छी है? बोलो, आप में से किसकी हैंड राइटिंग अच्छी है? अच्छा लिख लेते हो आप लोग? अब तो हम देखते बच्चे यस लिखते, अब तो बच्चे लिखते ही यस नहीं। सर। हाँ सर। इसका नाम क्या है? रितु शर्मा। रितु, जरा भेजिएगा व्हाट्सएप पे, इसी ग्रुप पे भेजिएगा ताकि लोग देखें आपकी हैंड राइटिंग। कैमरा क्यों बंद है आपकी? सर हैंड पता नहीं, स्क्रीन दिख नहीं रहा है हमको मेरे फोन में। अच्छा चलिए, उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। जी सर। कल से जी सर। रेगुलर अपनी स्क्रीन वगैरह ठीक करके बैठिएगा। तो ये जी सर। जिम्मेदारी दी गई उस समय के जो सबसे अच्छी हैंड राइटिंग थी, वो जिम्मेदारी किसको दी गई? प्रभात, किसको दी गई जिम्मेदारी? प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ध्यान रखना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को ये जिम्मेदारी दी गई कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तो आप ऐसा करिए, जो ये डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया इसको हैंड राइटिंग में लिख डालिए। आप इसको अपनी हैंड राइटिंग में लिख डालिए। तो जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, उन्होंने पहले इसको इंग्लिश में लिखा क्योंकि एक कॉपी देनी थी क्राउन को, और फिर इसको इन्होंने बाद में किस में लिखा? हिंदी में। पहले इन्होंने इंग्लिश में लिखा और फिर बाद में इन्होंने इंग्लिश में लिखा। तो जो ये इन्होंने इस काम को किया,
इसमें इनको 6 महीने का समय लगा। 6 महीने का इनको समय लगा। और जो हैंड राइटिंग का कॉन्स्टिट्यूशन है 251 पेज का, 251। हो सकता है आपका बेयर एक्ट जो ओरिजिनल बेयर एक्ट है वो 40 ही पेज का हो, लेकिन इनका जो हैंड राइटिंग का था 6 महीने में इन्होंने 251 पेज में अपना संविधान लिखा। तो उस समय जब हमारा संविधान लिख गया तो नेहरू जी हमारे अरे क्या नाम है, वो अंतरिम सरकार के मुखिया थे। तब ये हुआ कि इनको पारिश्रमिक क्या दिया जाए, इनको मेहनताना क्या दिया जाए, इन्होंने इतनी अच्छी मेहनत किया है। तो देखो, एक उस समय के लोग होते थे, एक आज के लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने देश का संविधान लिखने का मौका मिला। मुझे कोई भी पैसे नहीं चाहिए, मुझे कोई भी पैसे नहीं चाहिए। बस मेरी एक क्या है, रिक्वेस्ट है, मेरी एक प्रार्थना है सरकार से। तो ये हुआ कि बताइए। तो इन्होंने कहा जो मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी बनी है उसका क्रेडिट मेरे ग्रैंडफादर को है, बाबा जी को, दादाजी को। उन्हीं ने मुझे सिखाया है। तो आप ऐसा करिए, संविधान के जो 251 नंबर का पेज है वहाँ पे उनका नाम लिख दीजिए। तो जो ओरिजिनल संविधान आज भी रखा हुआ है संसद के केंद्रीय कक्ष में, ठीक है ना, जब 10-20 लोग 25 लोग इकट्ठा होते हैं तो उसको खोल दिया जाता है। उसको एक हैलोजन के बॉक्स में रखा है, तो वो आप देख सकते हो। तो लास्ट में जो प्रेम बिहारी नारायण राजादा थे उनके बाबा जी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है। अब संविधान हम लोग का लिख भी गया। तो जो ये संविधान सभा थी, ये जो संविधान बनाने वाले लोग थे, इन्होंने क्या किया, संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सामने रख दिया कि देखिए ये संविधान लिखकर बिल्कुल रेडी हो गया। तो 26 नवंबर 1949 को हम लोग 2 नामों से जानते हैं। डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के ग्रहण की तिथि, पहला नाम। दूसरा, इस डेट को हम लोग जानते हैं डेट ऑफ सिग्नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पर हस्ताक्षर करने की तिथि। ठीक है। तो यह संविधान क्या हुआ, संविधान सभा के सामने रख दिया गया और संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया। तब ये प्रश्न आया कि जो हमारा संविधान बना है, लंबे समय तक हम लोग गुलाम रहे। ठीक है। हमको सभी ने गुलाम बनाया, चाहे हमारे प्राचीन भारत के राजा महाराजा रहे हो, वो भी हमको प्रजा की तरह ट्रीट करते थे। जब यहाँ पर तुर्क का शासन आया तब भी हम प्रजा की तरह ट्रीट होते थे। मुगल शासन आया तब भी हम प्रजा की तरह ट्रीट होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब भी प्रजा की तरह ट्रीट होते थे। और जब यहाँ पे क्राउन का शासन आया तो हमारे सारे राइट्स और छीन लिए गए। तो संविधान में क्या किया गया था, हम लोग को स्थान दिया गया था नागरिक। तो संविधान में नागरिक मजबूत है कि सरकार मजबूत है, किसके पास ज्यादा शक्ति है, नागरिक के पास कि सरकार के पास? नागरिक के पास। हाँ, कभी गलती से सरकार मत बोलना। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया वर्ड यूज किया गया है। सारी शक्तियां भारत के नागरिकों के पास है। तो संविधान सभा के लोगों ने यह बोला कि इतने लंबे समय के बाद हम लोग को स्वतंत्रता मिली है और हमने संविधान बनाया, तो एक बार इसको रिव्यू कर लिया जाए, पुनर्विलोकन, और जो बढ़ाना हो, घटाना हो, चेंज करना हो कर ले, तब इसको क्या किया जाए, पूरे भारत में लागू किया जाए। तो 2 महीने का समय और लिया गया। यानी 2 महीना जो पूरा हो रहा था वो पूरा हो रहा था 26 जनवरी 1950। तो समय एक बार फिर इसका पुनर्विलोकन किया गया, रिव्यू किया गया, और इसके बाद क्या है, 26 जनवरी 1950 को हम लोग ने क्या किया, इस संविधान को लागू कर दिया। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। जो हमारा संविधान बना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आपको ये जानना है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कैलकुलेशन कहाँ से किया जाता है। तो कैलकुलेशन कहाँ से करोगे, 9 दिसंबर 1946 जिस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और संविधान सभा ने अपनी बैठक कब खत्म की, 26 नवंबर 1949 को। तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 का जो समय है उसको हम बोलते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
अब आता है ये संविधान के बनने में कितना समय लगा। पैसे, संविधान के बनने में पैसे भी खर्च हुए। जी सर। तो इसको आप लोग याद रखोगे 64 लाख रुपए, 64 लाख रुपए या 6.4 करोड़ रुपए। दो है, चाहे जिस रूप में एग्जाम में आएगा, 64 लाख रुपए या 6.4 करोड़। अगर इसको पाउंड में बदलेंगे तो कितना होगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत के संविधान को बनाने में कितने पाउंड खर्च हुए, तो किस पे टिक लगाओगे। बोलो, जल्दी बोलो आप लोग। अगर पाउंड में इसको कैलकुलेट करना हो तो कितने में कैलकुलेट करोगे। देखो, ना आपको दिमाग ज़्यादा लड़ाने की ज़रूरत है, ना कुछ घबराने की ज़रूरत है। उस समय पाउंड और रुपया बराबर बराबर, पहले तो ये ध्यान रखना। उस समय जो रुपए की वैल्यू थी वो पाउंड के बराबर थी, ठीक है ना। जो ब्रिटेन की महारानी के जो सिक्के थे, आपके दादा नानी दबा दबा के रखे होंगे, ठीक है। कभी उनसे फुसला उसला के लेना तो दिखाएंगे विक्टोरिया के समय के सिक्के, तो देखे होगे ना कभी, जो चांदी के सिक्के बोले जाते हैं। मशहूर दादी जी है, नानी जी। नहीं सर, दोनों गुजर गए सर। दादा दादी दोनों गुजर गए। अब नाना जी, नानी जी। नाना गुजर गए, नानी है सर। हाँ, तो नानी जी से जरा किसी दिन बात करो, रखिए जरूर होगी, पुराने सब रखे, हमारी मदर भी रखी हुई है, देती नहीं है, ठीक है ना। बोलते थे हमारे मायके से मिला हुआ है। तो उसकी वैल्यू आज के समय में क्या आपको मालूम है। एक जो रानी विक्टोरिया की जिसपे फोटो छपी हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि चांदी के सिक्के हैं, अगर आज के समय में उसको आप चेंज कराना चाहोगे कितने रुपए में चेंज होगा। दीपावली पे लोग भगदड़ करते हैं चेंज कराने के लिए, कुछ अनुमान है आप लोग को। चांदी क्या हिसाब भी करे इस समय। 2.5 लाख। हाँ, लाख पहुंच गई। 2.5 लाख। 280। 280, बड़ा रेट याद है, इसको याद है। सर हम बता। अच्छा, सेक्शन याद कर डालो। 280। और सोना, सोने का 141। 41 तक याद है। संविधान के कितने पार्ट है। 22। आज कितने हैं। 22। पहले भी 22 थे, आज भी 22 है। सर पहले 18। पहले 18 थे, अब 22 हो गए। तो आप बता सकते हैं 19, 20, 21 क्या क्या है। नीलू का दिमाग धार्मिक में, सोना चांदी में ज़्यादा रहता है। तुरंत जुडिशल माइंड अरे वो सर बनाइए। अभी हाँ, तुरंत ध्यान रखो, सारे जुडिशल माइंड डेवलप करो, तब सोना चांदी आएगा जम के, जब जज बन जाओगे तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कितना पाउंड खर्च हुआ, तब भी आप टिक लगाओगे 64 लाख पे। इसलिए आपको बता रहे हैं, कई बार हायर जुडिशल के सर्विसेज में ये क्वेश्चन आया है। तो स्टूडेंट क्या करता है, उसको तुरंत गुणा भाग पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर देता है कि इसमें पाउंड हो गया 48 88 रुपए, तो 88 से मल्टीप्लाई करता है, तो घबरा जाता है, वो कई अरब रुपए निकल जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। चलो, ये पैसा आया कहाँ से। ये जो 64 लाख रुपए खर्च हुए, आफ्ताब आया कहाँ से, किसने दिया भारत को, पैसे कहाँ से आए। देखो, इसका आंसर बता दे रहे हैं। जो सरदार पटेल थे हमारे होम मिनिस्टर, उन्हीं के प्रयास से जितने देसी राजे रजवाड़े थे उनको भारत में विलीन कराया गया, ठीक है। 1948 में सारे राजे रजवाड़ों को विकल्प दिया गया, या तो आप पाकिस्तान चले जाओ या तो भारत में विलीन हो जाओ, और जो आपका राजकोष होगा वो भारत की संचित निधि कहलाएगी, कंसोलिडेटेड फंड। तो जिसको पाकिस्तान में जाना था पाकिस्तान में राजे रजवाड़े चले गए, जो भारत में जाना था भारत में रह गए। और सबसे शरारती राजा रजवाड़ा कौन था, कश्मीर का राजा। उसने कहा ना हम भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे, और उसी की जिद की वजह से अनुच्छेद 370 बनाया गया था, जो खत्म किया गया।
तो जो देसी राजे रजवाड़ों का फंड होता था वो सब भारत सरकार की संचित निधि में आ गया और वही संचित निधि से पैसे निकाल के खर्च किए जाते थे। एक चीज तो ये ध्यान रखना। फिर ये आता है कि जो संविधान लिखा गया हैंड राइटिंग में, तो ये कैसे लिखा गया? कोई इंक वगैरह कोई स्पेशल इंक कि ऐसे जो भारत में इंक पहले होती थी? स्पेशल लिंक था सर। ये ध्यान रखो 1948 में कोई बहुत सीनियर होगा पूछेगा, उस समय हम लोग की इंक जो होती थी वो बड़ी पुअर इंक होती थी। होता क्या था कि ऐसे छोटे छोटे पुड़िया में पैकेट में मिलते थे सूखी स्याही और पानी में उसको डाल दिया जाता था और ऐसे ही बच्चे बना लेते थे। हम लोग भी बचपन में बनाते थे, सीसी में ऐसे बना लेते थे और नरकट से लिखा जाता था। ये थोड़ी नहीं आज के तरह। आज आप लोग के टेबल पे कितने पेन हैं? 10 तो होंगे कम से कम। जब निकलते हो 11वां खरीद के लाते हो, एक ब्लैक, एक ब्लू, एक हाइलाइटर, वाइटनर, ठीक है ना। इसके बाद भी प्री नहीं निकल रही है। तो उस समय की इंक बड़ी पुअर होती थी। तो ये हुआ कि अगर इस इंक से लिखा जाएगा तो ये इंक की सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है कि कुछ दिनों के बाद ये इंक क्या होती है, येलो होती है, फिर ये विजिबल नहीं रह जाती। यानी कि जो लेटर होते थे धीरे धीरे येलो होते थे, फिर वो पढ़ने लायक नहीं होते थे। तब हम लोगों ने चाइना से इंक मंगाया। चाइना के इंक से रास बिहारी रायजादा ने हम लोगों का संविधान लिखा और चाइना की इंक वैसी थी जो आज आप लोग के पास है। आप लोग जेल यूज करते हो, डॉट पेन यूज करते हो, सब आपके पास है ना। तो उस समय चाइना से मंगाए गए थे। तो देखो एग्जाम में क्या क्या आते हैं। संविधान को बनाने में कितने खर्च हुए, तो 64 लाख रुपए। संविधान में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यहीं पर आपसे पूछा जाता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कैलकुलेशन कहाँ से है? तो आप बताइएगा, क्योंकि देखो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हर बच्चे को मालूम है। एसएससी दे रहा है उसको भी मालूम है, जो बैंक का एग्ज़ाम दे रहा है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है, रेलवे का दे, उस सबको मालूम है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है। क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हो, आपके पास ज़्यादा जिम्मेदारी है। आपसे पूछा जाएगा इसका टाइम बताइए इंटरव्यू में। तो आप बताइए कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1949। यही टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हम लोग का संविधान में 2 चीज़ याद रखें कि डेट ऑफ एडॉप्शन, डेट ऑफ इम्प्लीमेंट। संविधान के ग्रहण की तिथि, संविधान के लागू होने की तिथि। जब एडॉप्शन आएगा तो 26 नवंबर 1949। जब लागू होने के डेट आएगा, इन्फोर्समेंट की डेट आएगी, कमेंसमेंट की डेट आएगी, इम्प्लीमेंट की डेट आएगी, तब आप लगाओगे 26 जनवरी 1950 और उस दिन से संविधान हम लोग का लागू हो गया। ठीक है, बेसिक चीज समझ में आया सबको? ये भेज देंगे, इसको जरा संभाल के 2-3 बार देख डालना। जब आप देख लोगे तो थोड़ा सा आपको संविधान की बेसिक चीज़ें मालूम हो जाएंगी। इसके बाद चैप्टर आर्टिकल तो चलेंगे ही सब, आगे कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोग का संविधान है, कहीं पर ना कोई कंट्राडिक्शन है, बस समझने का फेर है। जितना अच्छा आप समझे रहोगे उतना जल्दी से आप संविधान के क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, तो हम लोग जब मंडे को, नेक्स्ट क्लास मंडे को रहेगी, तो मंडे को जब क्लास रहेगी तो हम लोग हेडिंग डाल लो आप लोग, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखो 2 चीज़ आप लोग को बताना है। पहला चीज़ तो ये है कि जो 3 इयर्स का प्रैक्टिस रूल था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था 20 मई 2025 को, 3 ईयर प्रैक्टिस रूल। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नोटिस कर दिया है सभी राज्यों के हाई कोर्ट को। और सबसे अच्छी बात है जितने लॉ कॉलेज हैं, कि आप लोग बताइए कि आप लोग ये जो 3 साल की प्रैक्टिस रूल्स है, इस पे आप लोग का क्या कहना है? पिटिशनर ने मांग ये किया था कि जो लोग विकलांग हैं वो वकालत नहीं कर पाते, उनको दिक्कत होती है। अगर किसी का पैर खराब है, हाथ खराब है, तो उनको वकालत करने में बहुत दिक्कत होती है, तो उनको 3 साल के प्रैक्टिस रूल से छूट दिया जाए।
तो जो सीजीआई साहब हमारे नए वाले हैं, उन्होंने कहा कि अगर विकलांग को छूट दे दिया जाता है तो और लोगों के साथ अन्याय होगा। तो ऐसा क्यों न किया जाए, सब पे विचार किया जाए। विकलांग को छोड़िए, सब पर विचार करिए। अगर हटाया जाए, सब पे हटाया जाए। इसके लिए उन्होंने नोटिस इशू कर दिया है सारे हाई कोर्ट को कि आप लोग जो है 1 महीने के अंदर ये बताइए कि जो 3 इयर्स का प्रैक्टिस रूल है उसमें क्या आप कोई छूट चाहते हैं। इसका जितने भी एनएलयू हैं उनको नोटिस इशू हुआ है कि आप बताइए। जितने यूनिवर्सिटी से लॉ कॉलेज गवर्न होते हैं उनको नोटिस इशू हुआ है। तो देखो, जो हाई कोर्ट है उससे तो बहुत उम्मीद मत रख।